नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खास तौर पर लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक के जो सिद्धांत हैं उन पर। जी। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी योगदान की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन पर जो आपत्तियां उठी, जो आलोचनाएं हुई, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, खासकर हर्बर्ट साइमन का जो नजरिया था, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जैसे कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास ये गुलिक एंड उर्विक 2 दस्तावेज है, तो इसी के आधार पर देखेंगे कि भाई इन आलोचनाओं में कितना दम था, साइमन क्या कह रहे थे। और ये भी कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी क्या आज भी गुलिक और उर्विक की कोई अहमियत है या नहीं? हाँ, यही समझना है। तो शुरुआती सवाल यही मन में आता है कि क्या प्रशासन के ये सिद्धांत, जिन्हें क्लासिकल माना जाता है, क्या ये वाकई में वैज्ञानिक हैं या फिर ये बस कुछ कहावतों जैसे हैं जो कभी-कभी लगता है कि एक दूसरे को काट भी रही हैं। हाँ, हर्बर्ट साइमन ने तो कुछ ऐसा ही इशारा किया था। तो चलिए इसी बहस को जरा खोलते हैं। ठीक है। बिल्कुल। देखिए, दस्तावेज भी यहीं से शुरू होता है कि गुलिक और उर्विक के जो विचार थे, जिन्हें वो सिद्धांत कहते थे, उन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए। अच्छा। सबसे पहली और आप कह सकते हैं बुनियादी आपत्ति यही थी कि इन लोगों ने, मतलब गुलिक और उर्विक ने, कभी साफ साफ बताया ही नहीं कि जब वो सिद्धांत शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। हाँ, ये बात तो है। विज्ञान में तो जैसे आप गुरुत्वाकर्षण का नियम लें, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है ना, सार्वभौमिक। जी हाँ, उसे आप कहीं भी परख सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रशासन के ये नियम वैसे थे? यही आलोचकों का कहना था कि इनमें वो बात नहीं थी। वो सार्वभौमिकता, वो वेरिफिकेशन वाली गुंजाइश वो नहीं दिखती थी। तो फिर ये थे क्या, अगर सिद्धांत नहीं तो? आलोचकों ने कहा कि ये तो लेखकों के अपने जो अनुभव थे ना, संगठन चलाने के, उन पर आधारित कुछ मान्यताएं ज्यादा लगती थीं। मतलब पोस्टुलेट्स कह लीजिए। या शायद काम करने की सिफारिशें। हाँ बिल्कुल। एक्शन रिकमेंडेशंस, जैसे एलडी वाइट ने भी इनको कोई पत्थर की लकीर वाले नियम नहीं माना। उन्होंने कहा ये बस काम करने के व्यवहारिक नियम हैं, वर्किंग रूल्स। और फिर मैदान में आते हैं हर्बर्ट साइमन, व्यवहारवादी स्कूल के शायद सबसे बड़े नाम। जी हाँ। और उन्होंने तो बड़ा तीखा हमला बोला इन पर। दस्तावेज कहता है, उन्होंने इन्हें क्या कहा? घरेलू कहावतें, मिथक, नारे। हाँ, होमली प्रोवर्ब्स, मिथ्स, स्लोगन्स, ये बहुत बड़ा बयान था उस समय। ये तो प्रशासन की पूरी स्थापित समझ पर ही सवाल उठा दिया उन्होंने। बिल्कुल, एक तरह से भूचाल ला दिया एकेडमिक जगत में। और साइमन का जो सबसे कह सकते हैं मारक तर्क था, वो ये था कि ये सिद्धांत जो हैं, ये कहावतों की तरह हैं। कहावतों की तरह कैसे? मतलब जैसे कहावतें अक्सर जोड़ों में आती हैं, एक कुछ कहती है तो दूसरी बिल्कुल उसका उल्टा। हाँ, जैसे जल्दी का काम शैतान का, और फिर शुभस्य शीघ्रम भी है। बिल्कुल, या फिर फूंक फूंक कर कदम रखो बनाम जो हिचकिचाया वो गया। साइमन ने कहा गुलिक उर्विक के सिद्धांत भी ऐसे ही हैं। अच्छा। हाँ, वो एक ही सिचुएशन के लिए आपको दो अलग अलग बिल्कुल उल्टी सलाह दे सकते हैं। अरे और ये नहीं बताते कि भाई कब कौन सी माननी है। अरे, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। फिर तो ये मार्गदर्शन कैसे करेंगे? यही तो साइमन का पॉइंट था कि ये रास्ता दिखाने के बजाय कंफ्यूज कर रहे हैं। ये वाकई दिलचस्प है। क्या दस्तावेज में कुछ उदाहरण है इसके कि कैसे ये सिद्धांत आपस में टकराते हैं? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत दो मुख्य विरोधाभासों की बात करता है। पहला है स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता, और यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता के बीच। अच्छा, ये दोनों क्लासिकल सिद्धांत के अहम हिस्से माने जाते हैं। जी, क्लासिकल स्कूल जिसमें गुलिक और उर्विक आते हैं, वो विशेषज्ञता पे बहुत जोर देते हैं। काम को बांटो, हर कोई अपने काम में माहिर हो, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये तो ठीक है, आधुनिक संगठन ऐसे ही चलते हैं। लेकिन फिर आदेश की एकता, उसका क्या? वो भी तो इनका ही सिद्धांत है कि हर कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए। बस यहीं पर टकराव आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये असल में कैसे टकराते हैं संगठनों में? आप सोचिए, मान लीजिए कोई इंजीनियर है किसी कंपनी में, ठीक है। अब उसे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से भी निर्देश मिलेंगे, जो उसका तकनीकी बॉस हुआ एक तरह से। और उसे अपने डिपार्टमेंट का जो हेड है, मान लीजिए चीफ इंजीनियर, उससे भी निर्देश मिलेंगे, जो उसका प्रशासनिक बॉस हो गया। हाँ, ये तो होता है ड्यूअल रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इसे दोहरा नियंत्रण या डुअल कंट्रोल कहते हैं। अब ये व्यवस्था
प्रोजेक्ट के लिए और विशेषज्ञता के हिसाब से शायद अच्छी हो, कुशल हो। हाँ, काम जल्दी हो सकता है। लेकिन ये एक व्यक्ति एक बॉस वाले यूनिटी ऑफ कमांड का तो सीधा सीधा उल्लंघन है ना। हाँ, ये तो है। तो अब क्या करें, विशेषज्ञता को चुने या आदेश की एकता को? सिद्धांत इस पर चुप है। वो ये नहीं बताता कि किस स्थिति में किसे ज्यादा महत्व देना है। समझ गए। ये तो वाकई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मैनेजर्स फेस करते होंगे। अच्छा, और दूसरा विरोधाभास कौन सा है? दूसरा है स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण के दायरे, और हायरार्किकल लेवल्स, यानी पदानुक्रम के स्तरों की संख्या के बीच। यहाँ भी दो उल्टी बातें हैं। कैसे? एक सिद्धांत कहता है कि भाई एक मैनेजर के नीचे बहुत ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो रखो, संकीर्ण। दस्तावेज में 5 से 11 लोगों का जिक्र है। हाँ, तर्क ये है कि इससे सुपरविजन अच्छा होता है, मैनेजर ध्यान दे पाता है सब पर। जी, लेकिन दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है कि संगठन में लेवल्स कम से कम रखो। पदानुक्रम किस स्तर, मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा, फ्लैट स्ट्रक्चर, उसका क्या फायदा? उसका फायदा ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन तेज होता है, फैसले जल्दी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी कम होती है। हाँ, ये भी सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अरे ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? यही तो सवाल है। अगर एक मैनेजर के नीचे कम लोग होंगे, मतलब नैरो स्पैन, तो फिर तो ज्यादा मैनेजर चाहिए होंगे ना, और फिर ज्यादा लेवल्स बन जाएंगे। बिल्कुल, लंबी यानी टॉल संरचना बन जाएगी। और अगर लेवल्स कम रखने हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हर मैनेजर को ज्यादा लोगों को संभालना पड़ेगा, यानी वाइड स्पैन। एग्जैक्टली, ये तो गणित ही कहता है। आप दोनों चीजें एक साथ ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। एक को साधेंगे तो दूसरा बिगड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल विरोधाभासी हो गए। हाँ जी, नैरो स्पैन आपको टॉल स्ट्रक्चर की तरफ ले जाता है और कम लेवल्स आपको फ्लैट स्ट्रक्चर की तरफ। आपको चुनना पड़ेगा। तो इन विरोधाभासों को दिखाकर साइमन क्या कहना चाह रहे थे? उनका निष्कर्ष क्या था? साइमन का निष्कर्ष बहुत साफ था, क्योंकि ये जो तथाकथित सिद्धांत हैं ये आपस में टकराते हैं और ये नहीं बताते कि कब किसे चुनना है, इसलिए ये कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक लॉ नहीं हो सकते। तो फिर ये क्या है उनके हिसाब से? वो कहते थे कि ये ज्यादा से ज्यादा किसी स्थिति को समझने, उसका विश्लेषण करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं, मतलब सोचने के लिए कुछ बिंदु। अच्छा, जैसे चेकलिस्ट की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही, मानदंड जिनका इस्तेमाल करके मैनेजर स्थिति का निदान कर सके। लेकिन आखिरी फैसला तो मैनेजर को ही लेना होगा। स्थिति को देखकर, हर विकल्प के फायदे नुकसान तौलकर, ये सिद्धांत अपने आप में जवाब नहीं देते। ये तो हुई कहावतों वाली बात और विरोधाभासों की, लेकिन एक और बड़ी आलोचना का जिक्र है दस्तावेज में, मानवीय तत्व की उपेक्षा, जिसे मैकेनिकल व्यू भी कहते हैं। ये क्या था? हाँ, ये दूसरी बहुत बड़ी आलोचना थी और शायद उतनी ही असरदार भी। क्लासिकल विचारकों पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने इंसान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इंसान को नजरअंदाज कर दिया मतलब उन्होंने संगठन को एक मशीन की तरह देखा और इंसानों को उस मशीन का पुर्जा समझा। अच्छा, जैसे कोई नट बोल्ट। हाँ बिल्कुल, निष्क्रिय पुर्जे जिन्हें बस अपनी जगह फिट होना है और जो बताया गया है वो करना है। उन्होंने मान लिया कि इंसान पूरी तरह तर्कसंगत होता है, सिर्फ पैसे से प्रेरित होता है और बिना किसी अपनी भावना, इच्छा या थकान के बस दिए गए काम को करता रहेगा। अरे ये तो इंसान की समझ में ही बुनियादी कमी लगती है। संगठन तो आखिर इंसानों से ही चलते हैं। और आलोचकों ने इसी को उनकी क्रिटिकल फेलियर कहा, सबसे बड़ी नाकामी। तो इसी के रिएक्शन में फिर दूसरे स्कूल आए। जी हाँ, इसी कमी की प्रतिक्रिया में आप कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट उभरा। एल्टन मेयो का नाम इसमें प्रमुख है। हॉथॉर्न स्टडीज आपने सुनी होंगी। हाँ बिल्कुल। और फिर बिहेवियरल स्टडीज यानी व्यवहारवादी अध्ययन का दौर आया, जिसमें साइमन तो थे ही, चेस्टर बर्नार्ड जैसे और भी विचारक थे। इन नए स्कूलों ने संगठन को सिर्फ एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक जटिल मानवीय और सामाजिक व्यवस्था के तौर पर देखना शुरू किया। क्योंकि असल में तो इंसान स्थिर थोड़ी ना है, वो तो डायनामिक है, बदलता रहता है, उसकी अपनी भावनाएं हैं, जरूरतें हैं। बिल्कुल, दस्तावेज भी यही कहता है कि मनुष्य में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें लगातार मोटिवेट करने की जरूरत होती है। और क्लासिकल सिद्धांत मोटिवेशन को कैसे देखता था? बहुत ही सीमित तरीके से, मुख्यतः आर्थिक प्रेरणा, पैसा दो काम करेगा, जो कि जैसा दस्तावेज कहता है अधूरा और इसलिए गलत था। लेकिन एक सवाल, क्या गुलेक बिल्कुल ही अनजान थे इस मानवीय पहलू से? उन्होंने कहीं कुछ इशारा नहीं किया इस तरफ? यहाँ दस्तावेज थोड़ा सा बचाव करता है गुलिक का। ये मानता है कि गुलिक कुछ हद तक जानते थे कि इंसान जटिल है। उन्होंने लिखा भी था कि मनुष्य गतिशील है, उसका व्यवहार अप्रत्याशित, तर्कसंगत या भावनात्मक कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये बस एक तरह की स्वीकारोक्ति थी।
उनके जो मुख्य सिद्धांत थे उनमें इस मानवीय जटिलता को कोई खास जगह नहीं मिली। तो साइमन और बाकियों ने इसी बात को और आगे बढ़ाया होगा, खासकर वो जो बाउंडेड रैशनैलिटी वाली बात है, परिबद्ध तर्कसंगतता। ये क्या है और ये कैसे जुड़ती है इस आलोचना से? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है साइमन का, और यही उनकी आलोचना और गहरी हो जाती है। कैसे? उनका तर्क था कि चलो मान लिया गुलिक जैसे लोग मानते थे कि भावनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी उनके जो सिद्धांत थे वो मुख्य रूप से इंसान के तर्कसंगत व्यवहार पर ही टिके थे। अच्छा, यानी रैशनल बिहेवियर पर। हाँ, वो ये नहीं देख पाए कि इंसान की जो तर्कसंगतता है उसकी सीमाएं हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। इसी को साइमन ने कहा बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी यानी सीमित तर्कसंगतता। जी, और इसी काम के लिए उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये सीमाएं क्यों है? हमारी तर्कसंगतता सीमित क्यों है? साइमन ने कहा कई कारण हैं। एक तो हमारे पास सारी जानकारी कभी नहीं होती, या कभी इतनी ज्यादा होती है कि हम उसे प्रोसेस नहीं कर पाते। हाँ, ये तो है। फिर हमारे ज्ञान की, हमारे अनुभव की अपनी सीमाएं हैं। हम संगठन के लक्ष्यों को कैसे समझते हैं ये भी व्यक्तिपरक होता है, और किसी भी काम के सारे नतीजे क्या होंगे इसका हम पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम पूरी तरह सोच समझकर बेस्ट फैसला नहीं ले पाते? साइमन के अनुसार नहीं, हम कोशिश करते हैं रैशनल होने की, लेकिन असल में हम सैटिस्फाइजिंग करते हैं, ऑप्टिमाइजिंग नहीं। सैटिस्फाइजिंग, ये क्या है? मतलब हम कोई ऐसा विकल्प चुन लेते हैं जो ठीक ठाक हो, हमारी जरूरत पूरी कर दे, ना कि वो जो हर लिहाज से सबसे अच्छा हो, क्योंकि सबसे अच्छा ढूंढना शायद संभव ही ना हो, या उसमें बहुत ज्यादा समय और संसाधन लग जाएं। तो क्लासिकल स्कूल ने एक आदर्श आर्थिक मानव की कल्पना की थी जो हमेशा लॉजिकल होता है। हाँ, एक तरह का सुपर रैशनल इकोनॉमिक मैन। साइमन ने उसकी जगह ज्यादा यथार्थवादी एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का विचार दिया, जिसकी रैशनैलिटी बाउंडेड है, सीमित है, और क्लासिकल स्कूल इस व्यक्तिपरकता को, रैशनैलिटी के सब्जेक्टिव कैरेक्टर को समझने में नाकाम रहा। अच्छा, मानवीय पहलू और रैशनैलिटी की सीमाओं के अलावा क्या और भी आलोचनाएं थी? हाँ, कुछ और भी हैं जिनका जिक्र दस्तावेज में है। तीसरी बड़ी आलोचना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक संगठन की अनदेखी। अनौपचारिक संगठन मतलब? क्लासिकल सिद्धांत का सारा ध्यान फॉर्मल स्ट्रक्चर पर था। वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जिसमें कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये सब। हाँ, जो कागज पे दिखता है। जी, लेकिन असल में संगठन सिर्फ उस चार्ट से नहीं चलते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ तो अपनी एक अलग दुनिया होती है। दोस्ती, दुश्मनी, ग्रुप बन जाते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं या टांग खींचते हैं। एग्जैक्टली, और यही है अनौपचारिक संगठन। ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, दोस्ती है, ग्रुप डायनामिक्स हैं, ये सब। और ये चीजें अक्सर लोगों के व्यवहार को, उनके काम करने के तरीके को फॉर्मल नियमों से भी ज्यादा प्रभावित करती हैं। और क्लासिकल सिद्धांत ने इसे देखा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया संगठन के इस बहुत जरूरी सामाजिक पहलू को। देख रहे थे, बिल्कुल, जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और यही चौथी आलोचना है, एक स्टैटिक या क्लोज्ड सिस्टम वाला नजरिया। अच्छा, स्थिर दृष्टिकोण। हाँ, उन पर आरोप है कि उनका नजरिया बड़ा स्टैटिक था। वो संगठन को एक आत्मनिर्भर स्थिर मशीन मानते थे, जो बाहरी माहौल से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। जबकि असल में तो संगठन लगातार बदलते रहते हैं। बिल्कुल, प्रशासन की प्रकृति ही गतिशील है, डायनामिक है। संगठनों को लगातार बाहरी बदलावों के हिसाब से ढलना पड़ता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक माहौल बदलता रहता है। और क्लासिकल सिद्धांत इस गतिशीलता, इस अनुकूलन की जरूरत पर ध्यान नहीं देता। नहीं, वो इस पहलू को समझने में विफल रहा। इनके अलावा एक और आलोचना का जिक्र है दस्तावेज में, वी सुब्रमण्यम के हवाले से, प्रो मैनेजमेंट बायस। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये पांचवी आलोचना कह सकते हैं। सुब्रमण्यम ने दो बातें कहीं। एक तो ये कि ये सिद्धांत बड़े कॉमन प्लेस हैं, मतलब आम सी बातें हैं, कोई बहुत गहरी बौद्धिक बात नहीं लगती। अच्छा। और दूसरी, जो ज्यादा अहम है, कि इनमें एक मजबूत प्रो मैनेजमेंट बायस है। मतलब ये सिद्धांत ऐसे लगते हैं जैसे सिर्फ टॉप मैनेजर्स के लिए लिखे गए हों, सिर्फ मैनेजरों के नजरिए से। हाँ, उनका फोकस उन्हीं समस्याओं पर है जो मैनेजरों के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कंट्रोल कैसे रखें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, आदेश कैसे दें। लेकिन जो लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका नजरिया क्या है, इसे ये सिद्धांत अनदेखा कर देते हैं। बाप रे, इतनी सारी और इतनी गहरी आलोचनाएं। ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि शायद गुलिक और उर्विक के विचारों को तो पूरी तरह से नकार दिया गया होगा। क्या आज भी इनका कोई मतलब है? यहीं पर, जैसा मैंने कहा, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? दस्तावेज बहुत साफ कहता है कि इन सारी आलोचनाओं के बावजूद गुलिक और उर्विक के विचार आज भी लोक प्रशासन के अध्ययन में
आधारभूत माने जाते हैं, फंडामेंटल। सच में? इतनी आलोचनाओं के बाद भी? जी हाँ, शायद ही कोई लोक प्रशासन की किताब हो जिसमें इनका जिक्र न मिले। यहाँ तक कि हर्बर्ट साइमन, जो उनके सबसे बड़े आलोचक थे, वो भी उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं कर सके। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो ऐसा क्या था उनके काम में जो टिका रहा? क्या दिया उन्होंने ऐसा जो इतना स्थायी साबित हुआ? देखिए, उनके काम ने प्रशासन के अध्ययन के लिए कुछ बुनियादी चीजें दी, कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो आज भी काम के हैं। जैसे संगठन की संरचना का महत्व, एफिशिएंसी और इकोनॉमी यानी मितव्ययिता पर जोर, डेलीगेशन यानी काम सौंपने की बात, ये सब। अच्छा। अगर संक्षेप में उनके मुख्य योगदान देखें जो दस्तावेज बताता है, पहला, उन्होंने उस समय तक जो भी क्लासिकल विचार बिखरे हुए थे उन्हें एक जगह इकट्ठा किया, सिंथेसाइज किया, खासकर अपनी उस मशहूर किताब पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि संगठन की संरचना बनाना एक डिजाइन प्रोसेस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तीसरा, गुलिक ने वो बहुत मशहूर एक्रोनिम दिया, POSDCORB। हाँ, POSDCORB, ये तो बहुत सुना है। जी। और चौथा, गुलिक ने ही वो 4 Ps का कॉन्सेप्ट दिया जिसके आधार पर आप संगठन में डिपार्टमेंट बना सकते हैं। हाँ, ये POSDCORB और 4 Ps ये अक्सर सुनने में आते हैं। क्या आप बस जल्दी से बता सकते हैं ये हैं क्या? जरूर। POSDCORB तो बस हर अक्षर एक काम को दिखाता है जो एक मैनेजर या एग्जीक्यूटिव को करना होता है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, Co से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। अच्छा, ये सारे काम? हाँ, ये आज भी मैनेजमेंट के जो मुख्य काम है उनका एक फ्रेमवर्क माना जाता है। और 4 Ps? 4 Ps वो 4 आधार हैं जो गुलिक ने बताए कि आप किस बेसिस पर डिपार्टमेंट बना सकते हो। पर्पस यानी उद्देश्य, जैसे स्वास्थ्य विभाग, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पर्सन्स यानी व्यक्ति या ग्राहक, जैसे बाल विकास विभाग, और प्लेस यानी स्थान, जैसे उत्तरी जोन। अच्छा, ये वर्गीकरण भी काफी उपयोगी लगता है। जी, ये आज भी प्रासंगिक है। और एक और बात जो दस्तावेज में सामने आई वो भी बड़ी दिलचस्प है कि गुलिक खुद भी बदले, विकसित हुई समय के साथ। ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ आलोचनाओं को समझा। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। स्रोत बताता है कि गुलिक ने बाद में जो लिखा, अपने करीब 50 साल के अनुभव के बाद, उसमें उन्होंने उसी मानवीय कारक पर जोर देना शुरू किया जिसकी अनदेखी का उन पर आरोप था। अरे वाह! उन्होंने माना कि सरकारें मनुष्यों द्वारा चलाई जाती हैं और उनका काम भी मनुष्यों की सेवा करना है। उन्होंने इंसान को प्रशासन में एक पैसिव पुर्जा नहीं बल्कि एक डायनेमिक फैक्टर माना। ये तो उनके शुरुआती विचारों से काफी अलग बात हुई। जी, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था उनके नजरिए में। क्या उन्होंने कोई और नई बात भी जोड़ी बाद में? हाँ, एक और चीज दस्तावेज बताता है, गुलिक ने संगठनों में समय यानी टाइम के महत्व को भी पहचाना, उसे एक क्रूशियल फैक्टर माना। समय किस तरह से? उन्होंने टाइम को सिर्फ इनपुट आउटपुट के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि मैनेजमेंट पॉलिसी और बदलाव के लिए भी एक जरूरी तत्व माना। यह दिखाता है कि उनका सोचना रुका नहीं था, वो विकसित हो रहा था। तो अगर आज की पूरी चर्चा को हम समेटें तो हमने देखा कि गुलिक और उर्विक के जो क्लासिकल सिद्धांत थे उन पर हर्बर्ट साइमन जैसे विचारकों ने काफी सवाल उठाए। जी, साइमन ने उन्हें कहावतें कहा जो अक्सर आपस में टकराती हैं, जैसे स्पेशलाइजेशन बनाम यूनिटी ऑफ कमांड या स्पैन ऑफ कंट्रोल बनाम हायरार्की के लेवल्स। हमने ये भी देखा कि उन पर मानवीय पहलू को नजरअंदाज करने का, संगठन को मशीन समझने का आरोप लगा। हाँ, और इंसान की जो सीमित तर्कसंगतता है, बाउंडेड रैशनैलिटी, उसे ना समझना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अनदेखा करना, संगठन को एक बंद स्थिर सिस्टम मानना और सिर्फ मैनेजमेंट के फायदे की सोचना, ये सब भी बड़ी आलोचनाएं थी। लेकिन इतनी सब कमियों के बावजूद नतीजा ये निकला कि गुलिक और उर्विक को हम आज भी पढ़ते हैं, वो लोक प्रशासन की नींव का हिस्सा बने रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने प्रशासन का एक कंकाल दिया, स्ट्रक्चर, बुनियादी सिद्धांत, एक ढांचा। और बाद के जो स्कूल आए, ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियरल सिस्टम्स अप्रोच, उन्होंने उस कंकाल पर मांस और रक्त जोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। उन्होंने मानवीय, सामाजिक और बाहरी माहौल के पहलुओं को उसमें शामिल किया। और ये भी याद रखना जरूरी है कि खुद गुलिक भी बाद में बदले और मानवीय तत्व और समय जैसे कारकों को महत्व देने लगे। तो आखिर में हमारे लिए सोचने की बात ये बचती है, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है, कि इन सिद्धांतों को पढ़े बिना, समझे बिना प्रशासन का गंभीर अध्ययन शायद मुमकिन नहीं है। बिल्कुल।
तो असली चुनौती शायद इनको पूरी तरह नकारने में नहीं, तो फिर किस में है? शायद चुनौती इस बात को समझने में है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इनकी जो डायनामिक नेचर है उसको समझने में, मतलब ये जानने में कि कौन सा सिद्धांत किस हालात में कब और कैसे ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अच्छा, यानी कॉन्टेक्स्ट इज किंग, स्थिति के अनुसार प्रयोग। हाँ, कुछ वैसा ही। ये बात गुल्लिक के बाद के विचारों से भी मिलती है और साइमन ने जो विरोधाभास दिखाए और स्थितिजन्य जरूरत की बात की उससे भी जुड़ती है। शायद यही इन पुरानी लगने वाली बातों की असली आज की प्रासंगिकता है। इस पर सोचना वाकई में फायदेमंद हो सकता है।